बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर या इनएक्सपीरियंस इन्वेस्टर होते हैं, जब उनको पहली बार म्यूचुअल फंड के बारे में पता लगता है तो म्यूचुअल फंड की तलाश करना स्टार्ट कर देंगे, म्यूचुअल फंड की खोज में निकल जाएंगे, क्योंकि उनको पता तो होता नहीं है कि उनके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, उनके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बना हुआ है, कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर उनको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए वो अपने दोस्तों से या अपने जान पहचान वाले पर्सन से पूछना स्टार्ट करते हैं, स्पेशली उनसे पूछते हैं जिनको पहले से म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है, जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनसे सलाह लेना स्टार्ट कर देंगे और वो लोग इनको वही म्यूचुअल फंड बताते हैं जिनमें वो ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ऑब्वियस है ना, अगर आप जिस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने दोस्त को बहुत ज्यादा चांस है कि आप उसी म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे। अगर आपको भी केवल थोड़ी बहुत ही नॉलेज है तो आप केवल अपने म्यूचुअल फंड के बारे में अपने दोस्त को ही बताएंगे, बट वहां पे बिल्कुल पता नहीं होता है कि जिस म्यूचुअल फंड के अंदर आपका दोस्त इन्वेस्ट कर रहा है वो म्यूचुअल फंड मेरे लिए हो सकता है कि ना बनाओ, क्योंकि मेरा अलग रिस्क है, मेरा अलग गोल हो सकता है। अब वो जो इन्वेस्टर होता है ना, जो इनएक्सपीरियंस इन्वेस्टर होता है, वो वहां तक भी नहीं रुकता है, उसको विश्वास नहीं होता है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है अपने फ्रेंड से या अपने रिलेटिव से जिससे वो पूछता है म्यूचुअल फंड के बारे में, तो उसके पास एक आखिरी ऑप्शन बचता है, वो है गूगल का। गूगल पे जाता है और सिंपल सर्च करता है बेस्ट म्यूचुअल फंड। अब देखिए, गलती उसकी नहीं है, हमने भी बहुत गलतियां किया है, हमने भी शुरू में जब हमको पहली बार म्यूचुअल फंड के बारे में पता लगा था, हमने भी यही गलतियां की थी। हम भी गए थे गूगल के ऊपर और गूगल पे जाके हमने भी सर्च किया था कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, और वही गलती करता है, बेस्ट म्यूचुअल फंड सर्च करता है। अब गूगल को थोड़ी पता है कि उसके हिसाब से बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, उसके गोल के हिसाब से, उसके रिस्क के हिसाब से। तो वहां पे जो गूगल होता है ना, वो टॉप 5 म्यूचुअल फंड का नाम बता देगा जो अभी के टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पिछले 1 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उसका नाम गूगल आपको बता देता है। अब यहाँ पे असली कहानी स्टार्ट होती है। गूगल ने जो टॉप 5 म्यूचुअल फंड का लिस्ट उसके सामने दिया था, उसने आंख बंद करके सबसे पहले वाले जो टॉप पे म्यूचुअल फंड था, सबसे नंबर 1 पे, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देता है वो इनएक्सपीरियंस इन्वेस्टर। अब अगर उसकी किस्मत सही है, अगर बुल रन चल रहा है तो उसको तो बहुत फायदा होने वाला है। अगर वो म्यूचुअल फंड ट्रेंड में चल रहा है, अभी के टाइम में अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो उसको तो कुछ टाइम तक फायदा हो सकता है, बट असली गेम तब स्टार्ट होता है जब वो म्यूचुअल फंड नीचे गिरना स्टार्ट होता है, जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होता है, जब वो म्यूचुअल फंड उसको निगेटिव रिटर्न देना स्टार्ट करता है। अब उसकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट किया था, बिना कुछ रिसर्च किए, बिना किसी के बारे में जाने, उसने बस गूगल पे जाके सर्च करके पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। उसको यह भी पता नहीं था कि मेरे लिए म्यूचुअल फंड कौन सा है। उसने केवल ट्रेंड को देखते हुए पैसा इन्वेस्ट किया है, ट्रेंड वाले म्यूचुअल फंड में। जब ट्रेंड खत्म होगा तो म्यूचुअल फंड भी उसको रिटर्न देना बंद कर देगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम उस नए इन्वेस्टर, हम उस इनएक्सपीरियंस इन्वेस्टर की परेशानी को समझते हुए 5 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो आप अगले 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, मतलब अपने लाइफ टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इन म्यूचुअल फंड में। एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, मतलब आपको रिस्क बिल्कुल भी लेना पसंद नहीं है, आप बिल्कुल भी रिस्क झेल ही नहीं पाते हैं, आपको लॉस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो आप इस वीडियो से दूर हो जाइए। इस वीडियो के अंदर मैं जिस भी म्यूचुअल फंड का नाम लेने वाला हूं वो या तो मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए, मतलब जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं उनके लिए, या तो एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए, मतलब अगर पोर्टफोलियो आपका 20%, 30% नीचे भी गिर जाए ना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वही इन्वेस्टर इस पूरे वीडियो को वॉच करेगा, वही इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो अपने रिस्क को, गोल को जरूर देख लीजिएगा, तब आपको ये म्यूचुअल फंड चूज करना है। हो सकता है कि जो मैं म्यूचुअल फंड बताऊं आपको, वो आपके गोल के हिसाब से, वो आपके रिस्क के हिसाब से ना बना हुआ हो, तो अपने गोल और रिस्क को देखने के बाद ही आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। इन 5 म्यूचुअल फंड को आपके सामने बताने से पहले मैं आपके सामने कुछ पॉइंट रखने वाला हूं जो एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले जरूर देखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उसके एक्सपेंस रेशियो को जरूर चेक करिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको यही चीज देखनी होती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर में एक्सपेंस रेशियो हमें लगता है ना कि 0.5% का है, 1% का है, तो 1% का एक्सपेंस रेशियो क्या मैटर करता है, बट ये लंबे टाइम के अंदर में आपके रिटर्न को बहुत ज्यादा खा जाएगा। 20 साल में, 30 साल में आप वहां पे देखेंगे कि मेरा कई लाख रुपए कम हो चुका है केवल एक्सपेंस रेशियो के मामले में। तो फीस और चार्जेस को ध्यान देना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। दूसरा पॉइंट है रिस्क टॉलरेंस। आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, क्या आपके रिस्क के हिसाब से वो म्यूचुअल फंड बना हुआ है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो बुल मार्केट के अंदर में, जब बुल मार्केट चल रहा होता है या कोई म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होता है, उसमें वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। इसलिए इन्वेस्ट करते हैं उम्मीद
लगा के कि मेरे को 10 साल के बाद भी ये म्यूचुअल फंड ऐसे रिटर्न देता रहेगा, और जब गिरावट आती है ना तो उनकी हालत खराब हो जाती है। मैंने कल की वीडियो में, यानी कि कल की वीडियो मैंने एक म्यूचुअल फंड को अच्छे से एनालाइज किया था। अगर आपने वीडियो नहीं वॉच किया है तो आप उस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा। एडेलविस मिड कैप के ऊपर था। तो उनकी जो सीईओ एंड एमडी है, उनका एक कोट मैंने आपको बताया था, बहुत ही प्यारा कोट है कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें इतने एग्रेसिव रहिए कि आपको दिन में नींद ना आए, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, इतना कंजर्वेटिव भी रहना है कि आपको रात को अच्छी नींद आ पाए। मतलब कि ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज करिए जो आपके रिस्क के हिसाब से बनाओ। अगर आप एग्रेसिव म्यूचुअल फंड को चूज कर लेंगे और अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपको रात को नींद नहीं आएगी जब पोर्टफोलियो आपका 20-30% डाउन होगा। तीसरा पॉइंट है फंड मैनेजर। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उसके मेन इंसान के बारे में जरूर जानकारी ले लीजिए, जिसका नाम होता है फंड मैनेजर। वही एक इंसान होता है जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा होता है। अगर आप उसी के बारे में रिसर्च नहीं करेंगे तो फिर आप क्यों म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि म्यूचुअल फंड को तो वही मैनेज कर रहा है ना। तो उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करिए कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो और कितने म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है, कब से मैनेज कर रहा है, कब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आया हुआ है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तब आपको किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। एंड जो आखिरी पॉइंट है, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके परफॉर्मेंस को चेक करिए। परफॉर्मेंस का ये मतलब नहीं होता है कि आप केवल जाके उस म्यूचुअल फंड का रिटर्न चेक कर लीजिए और उसके बेसिस पे पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि जब वो पिछले 10 साल से रिटर्न दे रहा है आपको अच्छा, क्या मार्केट गिरावट के अंदर में उसने अच्छा रिटर्न दिया है, या जब मार्केट नीचे गिरा है तो बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है और बुल रन में बहुत ज्यादा आपको रिटर्न देता है। तो इसको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके रिस्क के बारे में जानिए, उसके पोर्टफोलियो को अच्छे से रिसर्च करिए, आपके पैसे को म्यूचुअल फंड कहां पे इन्वेस्ट करता है। इन सभी चीजों को जानने के बाद ही आपको किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं या आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कौन कौन से मेजर पॉइंट को ध्यान देना है। अब हम बात करने वाले उन 5 म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें आप अपने लाइफ टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगले 20 साल के लिए, 30 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका गोल अगले 15 साल से ज्यादा है तभी आप इन म्यूचुअल फंड को चूज करिएगा, नहीं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं बना हुआ है। सबसे पहला म्यूचुअल फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड मॉडरेट इन्वेस्टर और एग्रेसिव इन्वेस्टर दोनों इन्वेस्टर के लिए बना हुआ है, क्योंकि मार्केट गिरावट में ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा कर रखता है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का अभी के टाइम में एसेट अंडर मैनेजमेंट है लगभग 93,000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.6% का, एंड इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 13% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को आसानी से बीट कर दिया है। एंड अगर शॉर्ट टर्म की बात करें 6 महीने की, तो लगभग 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, वहीं बेंचमार्क और कैटेगरी ने माइनस में रिटर्न दिया है। 2 साल की अगर बात करें तो लगभग 25% का रिटर्न है, 5 साल की बात करें तो लगभग 28% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को यहां पे आसानी से बीट कर दिया है। मतलब लंबे टाइम के अंदर में ये म्यूचुअल फंड आसानी से अपने बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर पा रहा है, एंड शॉर्ट टर्म के अंदर में भी अपने बेंचमार्क और कैटेगरी को आसानी से बीट कर दिया है। वहीं अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते 2013 के अंदर में, यानी कि आज से 12 साल पहले, तो उसकी वैल्यू 87,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 20% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के अंदर में, लमसम की बात कर रहा हूं। 10 साल की अगर बात करूं तो लगभग 18% का रिटर्न है, अपने कैटेगरी में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। पिछले 6 महीने की बात करूं शॉर्ट टर्म के अंदर में, तो अपने कैटेगरी में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब अपने कैटेगरी में टॉप म्यूचुअल फंड में से एक है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। एंड अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के एसआईपी रिटर्न के बारे में बात करें तो आप केवल 1,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 3,50,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 20% का एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर भी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 26% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 257% का है। मतलब इसके पोर्टफोलियो के अंदर ना के बराबर फेरबदल हुआ है पिछले 1 साल के अंदर में। इक्विटी के अंदर 78% पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा, डेट के अंदर लगभग 11% एंड अदर्स के अंदर लगभग 11% आपके पैसे को डाला जाएगा। अगर इक्विटी की बात करें तो इंडियन इक्विटी के अंदर 67% पैसा है, वहीं फॉरेन इक्विटी के अंदर लगभग 10.5% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक 87 होने वाले। लार्ज कैप की कंपनी बहुत ज्यादा है, लगभग 51% है। मिड कैप की यहाँ पे 2.5% कंपनी है, एंड स्मॉल कैप की लगभग 3% कंपनी होने वाली है। तो लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिस्क आपका बहुत ज्यादा कम हो जाता है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको HDFC बैंक दिखेगा जिसका लगभग 8.5% का वेटेज है। दूसरे नंबर पे बजाज होल्डिंग जिसका लगभग 7% का है। उसके बाद है कोल इंडिया जिसका लगभग 6% का है। ऐसे करके यहाँ पे टॉप 10 होल्डिंग के
बारे में आप देख सकते हैं इन टॉप 10 के अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड आखिरी में अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो केवल 11 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, कैटेगरी एवरेज का लगभग 13.5 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले वोलेटिलिटी का सामना आपको कम करने को मिलेगा। बीटा की अगर बात करें 0.67 का है, कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा कम है, तो आपको गिरावट भी कम दिखने वाला है। शार्प रेशियो की अगर बात करें तो 1 से ज्यादा है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर। दूसरे नंबर पे म्यूचुअल फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए ये भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से आता है। मैंने HDFC फ्लेक्सी कैप को इसलिए चूज किया है क्योंकि ये भी म्यूचुअल फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की तरह मार्केट गिरावट के अंदर में आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखा हुआ है। अगर बात करें HDFC फ्लेक्सी कैप की तो अभी के टाइम में लगभग 70,000 करोड़ का AUM हो चुका है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.8% का एंड इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। HDFC फ्लेक्सी कैप ने पिछले 1 साल के अंदर में लगभग आपको 16% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को आसानी से बीट कर दिया है। 6 महीने की अगर बात करें तो लगभग 2.5% का रिटर्न दिया है पॉजिटिव के अंदर, वहीं बेंचमार्क और कैटेगरी ने माइनस में रिटर्न दिया है। 3 महीने की अगर बात करें तो लगभग 5.5% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को आसानी से बीट कर दिया है। 2 साल की बात करें लगभग 29% का रिटर्न है, 5 साल की बात करें तो लगभग 30% का रिटर्न है, बेंचमार्क और कैटेगरी को आसानी से बीट कर दिया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें यानी कि पिछले 12 साल की बात करें तो लगभग 17% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को यहां पे भी आसानी से बीट कर दिया है। HDFC फ्लेक्सी कैप के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते 2013 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 70,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 17% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के अंदर में। 10 साल की बात करें तो लगभग 16% का एनुअल रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल की बात करें तो अपने कैटेगरी में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 6 महीने 3 महीने के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर। एंड इस म्यूचुअल फंड के SIP रिटर्न के बारे में बात करें तो आप केवल 1,000 रुपए के SIP स्टार्ट किए होते 2015 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 3,30,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 19.5% का एनुअल रिटर्न दिया है SIP के अंदर भी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट HDFC फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 32% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 257% का है। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पराग पारिक और HDFC फ्लेक्सी कैप गिरावट के टाइम में क्यों सबसे कम नीचे गिरते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो के अंदर ज्यादा बदलाव नहीं करते हैं। इक्विटी की बात करें 87% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 55 होने वाले, लार्ज कैप की कंपनी इसके अंदर भी ज्यादा है, लगभग 58% कंपनी है लार्ज कैप की। पराग पारिक में 51% थी, इसमें 58% है। मिड कैप की लगभग 3.5% है, स्मॉल कैप की भी लगभग 4% कंपनी है। तो यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ही कम एलोकेशन है, लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन है, तो लार्ज कैप की कंपनी ज्यादा होने वाली है। इसका मतलब आपको रिस्क का सामना बहुत ही कम करने को मिलेगा। HDFC फ्लेक्सी कैप के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको ICICI बैंक दिखेगा जिसका लगभग 10% का वेटेज है। दूसरे नंबर पे HDFC बैंक जिसका लगभग 9.5% का वेटेज है। तीसरे नंबर पे एक्सिस बैंक जिसका लगभग 8.5% का वेटेज है। मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये HDFC एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो ऑब्वियस है ना आपके मैक्सिमम पैसे को प्राइवेट सेक्टर बैंक में ही डाला जाएगा। ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं, आपके सामने टॉप 10 होल्डिंग होने वाली है HDFC फ्लेक्सी कैप की। एंड आखिरी में HDFC फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 11.5 का है, वहीं कैटेगरी का लगभग 13 से ज्यादा है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले वोलेटिलिटी कम दिखने वाला है। देखिए पराग पारिक का केवल लगभग 11 का था, इसका 11 से ज्यादा है। इसका मतलब पराग पारिक के मुकाबले थोड़ा सा इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। बीटा की अगर बात करें 0.81 का है, कैटेगरी एवरेज से कम है और 1 से भी कम है। इसका मतलब मार्केट और कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ये कम नीचे गिरने वाला है। शार्प रेशियो बहुत ही ज्यादा है, 1.3 का है, वहीं कैटेगरी का केवल 0.6 का है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है HDFC फ्लेक्सी कैप के अंदर। तीसरा म्यूचुअल फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। अगर बात करें HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड की तो ये लंबे टाइम का फंड है। लंबे टाइम के अंदर में इस म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा वेल्थ जनरेट करके दिया है पिछले 10 साल के अंदर में, 12 साल के अंदर में। अगर बात करें HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी के एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में तो लगभग 72,000 करोड़ का AUM है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.8% का एंड इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी ने पिछले 1 साल के अंदर में लगभग आपको 8% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है। 6 महीने की अगर बात करें तो -4% नीचे गिरा हुआ है, बेंचमार्क और कैटेगरी को यहां पे भी बीट कर दिया है। 2 साल की अगर बात करें तो लगभग 30% का रिटर्न है, 5 साल के अंदर में लगभग 33% का रिटर्न दिया है एंड पिछले 12 साल के अंदर में लगभग आपको 20% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। वहीं बेंचमार्क और कैटेगरी ने भी लगभग आपको 20% का रिटर्न दिया है। मतलब कि लंबे टाइम का म्यूचुअल फंड है, लंबे टाइम में आपको अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए लमसम किए होते 2013 के अंदर में, तो उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 21% का एनुअल रिटर्न दिया है लमसम के अंदर में। 10 साल की बात करें तो लगभग 18% का एनुअल रिटर्न है एंड शॉर्ट टर्म की बात करें तो आसानी से अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है। वहीं अगर इसके SIP के बारे में बात करें तो आप केवल 1,000 रुपए के SIP स्टार्ट किए होते 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 3,50,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग
लगभग आपको 20.5% का एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर भी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 18% का है, कैटेगरी एवरेज का 253% का है। मतलब जिन दो फ्लेक्सी कैप के बारे में मैंने आपको बताया है उससे भी कम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है इस म्यूचुअल फंड का। इक्विटी की अगर बात करें तो 93% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 79 होने वाले। लार्ज कैप की कंपनी 10.5% है, मिड कैप की 45% कंपनी है एंड स्मॉल कैप की लगभग 14.5% कंपनी है। अब मिड कैप में आपके पैसे को मैक्सिमम इन्वेस्ट किया जाएगा क्योंकि ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है। वहीं इस फंड के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर आपको मैक्स फाइनेंशियल सर्विस दिखेगा जिसमें लगभग 4% का वेटेज है। उसके बाद है इंडियन होटल्स कंपनी जिसका लगभग 3.5% का वेटेज है। उसके बाद आपको फेडरल बैंक दिखेगा जिसका लगभग 3.5% का वेटेज है। कॉफोर्ज लिमिटेड है जिसका लगभग 3% का वेटेज है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं टॉप 10 होल्डिंग के अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड आखिरी में अगर एचडीएफसी मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 15 का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 15 से ज्यादा है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले आपको वोलेटिलिटी कम दिखने वाली है, बट 15 का स्टैंडर्ड डेविएशन भी बहुत ज्यादा होता है तो शॉर्ट टर्म में आपको वोलेटिलिटी ज्यादा दिख सकती है। बीटा की अगर बात करें तो कैटेगरी एवरेज के लगभग बराबर है, इसका मतलब गिरावट भी लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर ही दिखने वाला है। शार्प रेशियो की अगर बात करें तो कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बेहतरीन मिलने वाला है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर। चौथा म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो ये अभी के टाइम में ट्रेंड में चलने वाला म्यूचुअल फंड है। अभी कुछ साल से आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट करना है, अपने रिस्क के हिसाब से ही पैसा इन्वेस्ट करना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड बना हुआ है। इसका फंड साइज है 26,000 करोड़ का एंड अभी के टाइम में एक्सपेंस रेशियो है 0.6% का। बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने पिछले एक साल के अंदर में लगभग 14.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी को बहुत ही बुरी तरह से बीट किया है। 6 महीने की अगर बात करें तो -7% नीचे गिर चुका है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं ये रिस्की कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तभी आइएगा। शॉर्ट टर्म में आपको गिरावट ज्यादा देखने को मिल सकता है। बेंचमार्क और कैटेगरी से ज्यादा नीचे गिरा हुआ है। 2 साल की अगर बात करें तो लगभग 36% का रिटर्न है। 5 साल की अगर बात करें तो लगभग 37% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी को आसानी से बीट कर दिया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें पिछले 10 से 11 साल की तो लगभग आपको 23% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी को बुरी तरह से बीट कर दिया है। मतलब लंबे टाइम में आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है बट शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको गिरावट भी ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम किए होते 2014 के अंदर में तो इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 23.5% का रिटर्न दिया है पिछले 11 साल के अंदर में। एनुअल रिटर्न की बात कर रहा हूं। 10 साल के अंदर में लगभग 19% का रिटर्न है। 1 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी के अंदर। 5 साल की बात करें 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 साल के अंदर में भी 1 नंबर पे रैंक कर रहा है एंड 2 साल के अंदर में भी 1 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी के अंदर। बट अभी शॉर्ट टर्म के अंदर में एक भारी गिरावट हुई है, इसीलिए आपको यहां पे देखिए 28 नंबर पे, 25 नंबर पे, 24 नंबर पे रैंक कर रहा है। बट लॉन्ग टर्म के अंदर में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है इस म्यूचुअल फंड ने। एंड अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के एसआईपी रिटर्न के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 10 साल पहले तो इसकी वैल्यू 3,96,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती, लगभग 4 लाख रुपए के बराबर होती। वहीं आपको लगभग 22.5% का एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर भी पिछले 10 साल के अंदर में। वहीं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 184% का है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क कितना होने वाला है। मतलब पिछले 1 साल के अंदर में इसके फंड मैनेजर ने फंड के अंदर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर बहुत ज्यादा फेरबदल किया है, बहुत स्टॉक्स को बदला है और नए स्टॉक्स को लेके आया हुआ है। इक्विटी में आपके 67% पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अदर्स के अंदर लगभग 32% पैसा है। इसका मतलब कैश होल्डिंग यहां पे ज्यादा होने वाला है। एफएनओ के अंदर भी आपके पैसे को डाला जाएगा 7%। वहीं अगर बात करें नंबर ऑफ स्टॉक्स की तो लगभग 34 कंपनी होने वाली है। लार्ज कैप की एक भी कंपनी नहीं है। मिड कैप की लगभग 15% है, स्मॉल कैप की लगभग 16% है एंड अदर्स के अंदर 35% आपके पैसे को डाला जाएगा। मतलब यहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा वेटेज होने वाला है, इसीलिए आपको रिस्क का सामना ज्यादा करने को मिलेगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर। वहीं अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको कोफोर्ज लिमिटेड दिखने वाला है जिसका लगभग 10% का वेटेज है। दूसरे नंबर पे परसिस्टेंट सिस्टम है जिसका लगभग 10% का वेटेज है। कल्याण ज्वेलर्स का लगभग 7% का वेटेज है। पॉलीकैब इंडिया का लगभग 4% का वेटेज है। यानी कि 2 कंपनी के अंदर यानी कि कोफोर्ज लिमिटेड और परसिस्टेंट सिस्टम के अंदर ज्यादा वेटेज है, तो इसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी होने वाली है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की। ये चेक कर सकते हैं, आपके सामने टॉप 10 स्टॉक्स होने वाले हैं, इनके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड आखिरी में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 16 से भी ज्यादा है। मैं आपको पहले से बोल रहा हूं इसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है, तो आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तभी आइएगा। इसका मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको वोलेटिलिटी ज्यादा दिखने वाली है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। बीटा की अगर बात करें तो कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले गिरावट आपको थोड़ा कम देखने को मिल सकता है। शार्प रेशियो की बात करें तो कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेहतरीन मिलने वाला है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर। एंड जो आखिरी म्यूचुअल फंड है उसका नाम है निप्पॉन
इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। तो पहले ही बोल देता हूं, आप लंबे टाइम तक इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। और अभी के टाइम में इस म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम बंद है, तो आप केवल एसआईपी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का फंड साइज है लगभग 55,000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.7% का, एंड इसका बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो अगर बात करें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की, तो पिछले एक साल के अंदर में 0.28% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क को बीट कर दिया है, बट कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया है। 6 महीने की अगर बात करें तो -12% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क को तो बीट कर दिया है, बट कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा नीचे गिरा हुआ है। 2 साल की अगर बात करें तो लगभग 27% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के लगभग बराबर ही आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। 5 साल की अगर बात करें तो 38% का रिटर्न है, बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है। एंड अगर और लंबे टाइम की बात करें, पिछले 15 साल की बात करें तो लगभग आपको 21% का रिटर्न दिया है, वही बेंचमार्क और कैटेगरी को बुरी तरह से बीट कर दिया है। 15 साल में 21% का रिटर्न बहुत ज्यादा होता है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए लमसम किए होते 2010 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 1,72,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 21% का एनुअल रिटर्न दिया है। 10 साल के अंदर में लगभग आपको 22% का एनुअल रिटर्न दिया है लमसम के अंदर। अपने कैटेगरी के अंदर 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 5 साल के अंदर में अपने कैटेगरी में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। तो ये म्यूचुअल फंड लंबे टाइम का म्यूचुअल फंड है। तो लंबे टाइम में अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो इस म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं। एंड वहीं पे अगर इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट करते 2015 के अंदर में, यानी कि आज से 10 साल पहले, तो 4 लाख रुपए से भी ज्यादा वैल्यू हो जाती। लगभग आपको 23.5% का एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर में, जो कि सबसे ज्यादा है अभी तक के म्यूचुअल फंड जो मैंने आपको बताया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 18% का है। मतलब इसके पोर्टफोलियो के अंदर पिछले 1 साल के अंदर में फंड मैनेजर ने ज्यादा फेरबदल नहीं किया है। इक्विटी की अगर बात करें 94% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, अदर्स में लगभग 5% आपके पैसे को डाला जाएगा। अगर इक्विटी की बात करें तो लगभग नंबर ऑफ स्टॉक्स 229 होने वाले हैं। 229 कंपनी के अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी है एंड अभी के टाइम में इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो फंड मैनेजर को ज्यादा कंपनी को पोर्टफोलियो में रखना पड़ रहा है। लार्ज कैप की बात करें 8% होल्डिंग है, मिड कैप के अंदर 12% एंड स्मॉल कैप की कंपनी लगभग 45% होने वाली है। तो रिस्क इसमें ज्यादा होने वाला है। भले ही इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कम है, बट स्मॉल कैप की कंपनी है तो वोलेटिलिटी और गिरावट का सामना आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको एचडीएफसी बैंक दिखने वाला है, जिसका लगभग 2% का वेटेज है। उसके बाद आपको छोटी मोटी कंपनी दिखने वाली है, इसके अंदर आपको स्टेट बैंक भी दिखेगा, लगभग 1% का वेटेज है। 200 कंपनी है, 225 कंपनी है, इसका मतलब वेटेज यहां पे किसी भी कंपनी के अंदर ज्यादा आपको नहीं दिखने वाला है। मतलब किसी भी एक कंपनी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी आपको नहीं दिखेगी। एचडीएफसी बैंक अगर ज्यादा नीचे भी गिरता है ना, तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के ऊपर। एंड आखिरी में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 16 से भी ज्यादा है। इसका मतलब साफ साफ आपको दिख रहा है कि यहां पे वोलेटिलिटी ज्यादा दिखने वाली है। बीटा भी यहां पे कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, तो यहां पे गिरावट भी आपको कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा दिखने वाला है। शार्प रेशियो कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बेहतरीन मिलने वाला है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर। तो अगर आपने इस पूरे वीडियो को यहां तक वॉच कर लिया है तो मैं आपके सामने एक सिंपल कंक्लूजन रखने वाला हूं। शुरू में हमने बात किया था इनएक्सपीरियंस और नए इन्वेस्टर के बारे में, वो कौन सी गलतियां करते हैं उसके बारे में बात किया था। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कौन कौन चीजों को ध्यान रखना है इसके बारे में हमने बात किया। उसके बाद हमने टॉप 5 म्यूचुअल फंड के बारे में बात किया, जिसमें आप लाइफ टाइम के लिए, अगले 20 साल के लिए, 30 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, इन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा मत इन्वेस्ट करिएगा। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तभी आप इन म्यूचुअल फंड को चूज करिएगा। इसमें भी मैंने 2 फ्लेक्सी कैप के बारे में बात किया। वो 2 फ्लेक्सी कैप के अंदर अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं तब भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, ये बहुत ही कम रिस्क लेते हैं, इसीलिए आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल की, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की या निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की, ये एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड है। तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर वाले म्यूचुअल फंड है, ये आपका गोल अगले 20 साल 30 साल के लिए, तो आप इन म्यूचुअल फंड के बारे में सोचिएगा। शॉर्ट टर्म के लिए आपको इनमें से किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क को, गोल को जरूर चेक कर लीजिएगा, अपना टाइम हॉरिजन चेक करिएगा, अपना फाइनेंशियल गोल चेक करिएगा, तब आपको इन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। आंख बंद करके किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं डाल देना है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा, अलग अलग म्यूचुअल फंड के बारे में आपको जानकारी मिला होगा। आप कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर, एंड आपका टाइम हॉरिजन कितना है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम हॉरिजन, आप कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।